लेक्चर को शुरू करें उसके पहले अगर आप अभी तक चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करें, जल्दी से जाए, नीचे आपको दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी आपके चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। किसी भी पर्सनल क्वेरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, अगर फॉलो नहीं किए तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो आप टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि आपको वहां पे बहुत सारे लॉ पेपर का एमसीक्यूज का पीडीएफ अवेलेबल है जो आपको काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए आपके जुडिशियल एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होता है मैं फिर बता देता हूं। लेटेंट एम्बिग्यूटी एक प्रकार का खामियां कह लो जो डॉक्यूमेंट को आमतौर पर देख के कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि जब आप आमतौर पर डॉक्यूमेंट को देखोगे तो आपको लगेगा डॉक्यूमेंट में जो बात कहा जा रहा है वो एक्यूरेटली अप्लाई हो ही रहा है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट में कही गई बातों को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन रियलिटी ऐसा नहीं है, डॉक्यूमेंट स्पष्ट नहीं बता रहा है कि एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट कहना क्या चाह रहा है। तो एप्लीकेशन के वक्त ये दिक्कत अराइज हो जाता है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को एम्बिग्यूटी को एक खामियों को कह सकते हैं हम लेटेंट एम्बिग्यूटी, लेटेंट डिफेक्ट। तो लेटेंट डिफेक्ट से जुड़ा हुआ जो प्रोविजन एविडेंस एक्ट में हुआ है 95 से सेक्शन 98 तक। तो आइए देखिए सेक्शन 95 क्या कहता है। पहले सेक्शन 95 कह रहा है एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एक्जिस्टिंग फैक्ट। मतलब डॉक्यूमेंट में जो बात कहा गया है वो एक्यूरेटली उस बातों पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो अनमीनिंग अराइज, अनमीनिंग मतलब कि स्पष्ट नहीं होना कि एक्चुअली में डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है। डॉक्यूमेंट में कुछ और बात है, जब अप्लाई कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को तो एप्लीकेबल किसी और फैक्ट पे हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप ओरल एविडेंस दे सकते हो और उस डिफेक्ट को रिमूव कर सकते हो। आइए इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं बात को। अब देखिए ए और बी है, इन दोनों के बीच सेल हुआ है, सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए ने बी को एक लैंड बेचा, एक लैंड सेल किया। डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि वो लैंड है कोलकाता में। जब भी ए से पोजीशन मांगा उस लैंड का और अपने सेल डीड को सेल कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कराने लगा तो पता चला बी को कि वास्तविकता में ए का तो कोई जमीन ही नहीं है कोलकाता में। लेकिन ए का जमीन कोलकाता में तो नहीं है, लेकिन ए का जमीन कहां है? बंगाल में कहीं और जगह है जो हावड़ा है वहां पे, लेकिन ए का जमीन है। तो अब भी इस फैक्ट को प्रूव कर सकता है कि सेल डीड में, सेल कॉन्ट्रैक्ट में जिस जमीन का बात हो रहा था एक्चुअली में वो जमीन कोलकाता में नहीं, वो बात हो रहा था हावड़ा वाला जमीन का। क्योंकि कोलकाता में तो ए का कोई जमीन नहीं है, तो ए का जब जमीन नहीं है तो कोलकाता वाला जमीन कैसे बेचेगा? तो हावड़ा का बात हो रहा था ना कि कलकत्ता का। तो ये बात को ओरल एविडेंस के थ्रू बी साबित कर सकता है। ये था सेक्शन 95। अब आगे देखिए, बात करते हैं सेक्शन 96 का। सेक्शन 96 क्या कह रहा है? एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज व्हिच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्संस। डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ जो बात है जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो तो आपको यह प्रतीत हो रहा है कि वो तो एक से अधिक व्यक्तियों पे और एक से अधिक वस्तुओं पे अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे में यह पता करना कि एक्चुअली में इन रियलिटी वास्तविकता में डॉक्यूमेंट में कहा गया बात किस पार्टिकुलर पर्सन और किस पार्टिकुलर वस्तु पे अप्लाई हो रहा है, इस बात को साबित करने के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हो। आइए एग्जांपल देखिए, बहुत इजी है, अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए ए और बी के बीच में हुआ है सेल। अब ए ने बी को बेच दिया व्हाइट हॉर्स, व्हाइट हॉर्स ए ने बी को बेच दिया। अब यहां पे ए ने बी को एक ही व्हाइट हॉर्स बेचा है, लेकिन ए के पास तीन व्हाइट हॉर्स है, तीन व्हाइट हॉर्स है, तीन सफेद घोड़ा है, और ए ने बी को एक ही व्हाइट हॉर्स, एक ही सफेद घोड़ा बेचा है। अब सवाल उठ गया कि ए के पास तो 3 घोड़ा है, उस तीनों में से कौन सा घोड़ा को ए ने बी को बेचा है? तो इस बात को प्रूव किया सकता है
कि एक्चुअली में तीनों में से कौन सा पार्टिकल घोड़ा है जो बी को बेचा गया ए के द्वारा, इस बात को ओरल एविडेंस के माध्यम से प्रूव किया सकता है। तो ये है सेक्शन 96। आगे आइए बात करेंगे सेक्शन 97 का। 97 क्या कह रहा है? एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट टू नाइदर ऑफ व्हिच होल्ड करेक्टली अप्लाई। मतलब क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट में जो बात कही गई है, जब उस बात को जब अप्लाई किया गया तो पता चला कि वो बात दो में से किसी एक फैक्ट पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो फैक्ट है कौन सा ये पता नहीं चल पा रहा है। तो इस परिस्थिति में तो वो दोनों फैक्ट पे अपनी दो फैक्ट है, तो उसमें दोनों में से कौन सा फैक्ट अप्लाई हो रहा है डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज, ये पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए डॉक्यूमेंट में कही गई बात दोनों में से किसी भी फैक्ट पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन सवाल उठ जाए कि आखिर एग्जैक्टली दोनों में से कौन सा एक फैक्ट है जिसपे डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट में कही गई बातें अप्लाई हो रही है। अगर यह साबित करना हो जाए तो आप ओरल एविडेंस के माध्यम से यह साबित कर सकते हो। अब देखिए इलस्ट्रेशन के थ्रू समझ में आएगा अच्छे से बात। देखिए ए ने बी को एक लैंड सेल किया। अब लैंड का नेचर समझ लीजिए, ए जो लैंड सेल कर रहा है बी को, वो लैंड होना चाहिए वाई के पोजीशन में, और वो लैंड होना कहां चाहिए? तो आगरा में होना चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है सेल डीड में, जो सेल डीड तैयार हुआ है ए और बी के बीच में। तो बी को लैंड सेल हुआ, तो बी जब उस सेल डीड को स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया तो पता चलता है कि ए का तो लैंड है वाई के पोजीशन में, लेकिन वो लैंड आगरा में नहीं है, कहीं और है। आगरा में नहीं है, कहीं और है, और वो वाई के पोजीशन में नहीं है। समझ में एक बात? तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है कि दो फैक्ट है, दोनों पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है डॉक्यूमेंट में कहा गया बात। क्योंकि डॉक्यूमेंट में क्या कहा गया कि लैंड होना वाई के पोजीशन में चाहिए और वो लैंड आगरा में होना चाहिए। लेकिन जब डॉक्यूमेंट में कही गई बातों को अप्लाई किया गया तो बी को लगा, बी ये देखा कि वाई के पोजीशन में अगर लैंड है तो वो कहीं और है, आगरा में नहीं है, और अगर आगरा में लैंड है ए का तो वो वाई के पोजीशन में नहीं है। तो दोनों फैक्ट पे एप्लीकेबल तो नहीं हो रहा है डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज। तो आखिर इन दोनों में से कौन सा वो लैंड है, उन दोनों में से कौन सा फैक्ट है जो इस लैंड से जुड़ा हुआ है, जो बी को सेल हुआ है? तो इस एम्बिग्यूटी को, इस डिफेक्ट को बी रिमूव कर सकता है बाय वे ऑफ ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस देखिए साबित कर सकता है कि वो दोनों लैंड में से कौन सा लैंड है जो वाई के पोजीशन में तो है लेकिन कहीं और है, अगर वाई के पोजीशन में नहीं है तो आगरा में। वो दोनों में से कौन सा लैंड है जो एक्चुअली में बी को सेल्ड आउट हुआ है, वो लैंड कौन सा है, इस बात को भी ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकता है। तो ये हो गया सेक्शन 97 का कंसेप्ट। अब आगे देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 98। सेक्शन 98 के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। सेक्शन 98 कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे टर्म यूज हुए हैं जिसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हो पा रहा है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हम ओरल एविडेंस देके उस मीनिंग को स्पष्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट कहना क्या चाहता है, जो टर्म यूज हुआ है डॉक्यूमेंट में वो एक्चुअली क्या है। जैसे कभी कभी डॉक्यूमेंट जब एग्जीक्यूट होता है तो डॉक्यूमेंट में कुछ सब टर्म यूज, जैसे फॉरेन कोई टर्म यूज हो गया, तो ऐसा कुछ भी यूज हुआ जो स्पष्ट नहीं हो रहा है डॉक्यूमेंट में वो लिखा गया है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए ओरल एविडेंस दिया सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप इलस्ट्रेशन देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक स्कल्प्टर है जिसने अपने एग्रीमेंट में ये लिखा है कि वो सेल आउट कर रहा है बी को पूरा अपना मोड्स। अब मोड्स के अंतर्गत मॉडलिंग टूल्स भी आता है और मॉडल्स भी आता है। तो एग्जैक्टली में मोड जो सब यूज, जो टर्म यूज हुआ डॉक्यूमेंट में, वो किसको डिनोट कर रहा है? मॉडलिंग टूल को डिनोट कर रहा है क्या उसके मॉडल को डिनोट कर रहा है, स्कल्प्टर का? तो इस सिचुएशन में ओरल एविडेंस देके ये प्रूव किया सकता है कि जो शब्द यूज हुआ है मोड्स, वो मॉडलिंग टूल पे एप्लीकेबल हो रहा है या फिर मॉडल्स पे। तो ये जो टर्म है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा था, उसको मीनिंग देने के लिए ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। तो ये था सेक्शन 98। अब आइए सेक्शन 99। सेक्शन 99 कहता है हु मे गिव एविडेंस इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओरल एविडेंस दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ लेटेंट एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए ही दिया जा सकता है। और वो देगा कौन? तो वहां पे एज पर कंडीशन जो सेक्शन 95 से 98 के अंतर्गत था, वो सिर्फ पार्टी टू दिस सच डॉक्यूमेंट और उसका रिप्रेजेंटेटिव ही दे सकता है।
ये तो एज पर कंडीशन जो मेंशन है सेक्शन 95 से 98 में। और पेटेंट एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए तो आप जानते ही हो कि पार्टी टू सच डॉक्यूमेंट ओरल एविडेंस दे ही नहीं सकता है। लेकिन कंसेप्ट समझिएगा सेक्शन 99 का, ये क्या कह रहा है कि जो पार्टी नहीं है डॉक्यूमेंट के अंतर्गत, या जो पार्टी नहीं है डॉक्यूमेंट के अंतर्गत और उसका रिप्रेजेंटेटिव ओरल एविडेंस दे सकता है पेटेंट एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए भी, और लेटेंट एम्बिग्यूटी को भी रिमूव करने के लिए वो ओरल एविडेंस दे सकता है। ये कह रहा है सेक्शन 99। पूरे कंसेप्ट को अच्छे समझिएगा, मैं फिर बता रहा हूं। सेक्शन 99 देखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन है इंपॉर्टेंट। वो कहना चाह रहा है कि एज अ जनरल रूल पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट, पार्टी और उसका रिप्रेजेंटेटिव पेटेंट एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए तो एविडेंस दे ही सकता है ओरल, लेकिन जो पार्टी नहीं है वो ओरल एविडेंस दे सकता है पेटेंट एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए। और जब बात लेटेंट एम्बिग्यूटी करेंगे तो लेटेंट एम्बिग्यूटी को आपने देखा कि 95 से 98 के अंतर्गत जो पार्टी है वो एविडेंस दे सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू दी कंडीशन जो 95 से 98 के अंतर्गत है। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन बिना एप्लीकेबल हुए भी जो पार्टी नहीं है इंस्ट्रूमेंट में वो सबूत देगा, ओरल एविडेंस देगा। ये है सेक्शन 99। और सेक्शन 100 क्या कह रहा है कि ऐसा कोई प्रोविजंस जो एप्लीकेबल है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का विल पे, उस प्रोविजन को प्रभावित नहीं करेगा चैप्टर 6 में दिए गए प्रोविजंस। जो चैप्टर 6 में 91 से 100 तक नहीं बोलिएगा, 99 तक जो प्रोविजन है वो प्रभावित नहीं करेगा उन प्रोविजंस को जिसका संबंध इंडियन सक्सेशन एक्ट से है, और वो प्रोविजन अप्लाई होता है विल पे। ये था सेक्शन 100 का कंसेप्ट। तो इसी के साथ आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 6 भी समाप्त हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो मैं दोस्तों अंततः बस आपको इतना बोलूंगा कि अगर वाकई वीडियो अच्छा लगा है, बात समझ में आई तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप पे शेयर जरूर कीजिएगा, किसी पर्सनल क्वालिटी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिए। और बस हम्बल रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है वीडियो को, तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।